चलो, अब ये तीन बेसिक इक्वेशंस तो हैं, पर कौन सी इक्वेशन से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ विच द प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व्ड, वो इक्वेशंस मैंने सेपरेटली मेंशन की हुई है, वो टाइप्ड है, तो उन इक्वेशंस को मैंने डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है। तो पहली इक्वेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर बाय 140 रेज टू द पावर 1/6, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो अगर आप एसएससी जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एई जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एई जेई एग्जामिनेशन, उसमें डायरेक्टली इसके ऊपर सवाल मिलेगा। तो एक ना एक प्रॉब्लम इस लेसी थ्योरी के ऊपर जरूर आता है, देयर विल बी अ डेफिनेट प्रॉब्लम ऑन दिस लेसी थ्योरी। तो इन तीनों इक्वेशंस की मदद से मैं डिराइव भी करके दे सकता हूँ, पर डेरिवेशन इनसेंसिबल बात होगी मैराथन सेशन के अंदर, तो इसलिए डायरेक्टली इक्वेशंस ही दे दिए कि लेसी थ्योरी के अंदर कौन कौन सी इक्वेशंस यूज होती है। तो पहली इक्वेशन जो आपको यूज करनी है इज ऑफ वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर बाय 140 रेज टू द पावर 1/6। इसमें एफ क्या है, हमारा सिल्ट फैक्टर है, विच इज इक्वल टू 1.76 into d, so 1.76 into square root of d, where d is what, जिसमें d क्या है, यहाँ पे d क्या है, हमारा एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है, और आगे mm क्यों लिखा हुआ है, mm इसलिए लिखा हुआ है ये बताने के लिए कि ये जो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल आप यूज करोगे, किसमें यूज करोगे, mm यूज करोगे, सो द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल शुड बी सब्स्टिट्यूटेड इन mm। तो पहली रिलेशनशिप ये हो गई। दूसरी रिलेशनशिप ऊपर लिखी हुई है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ वाली, तो इसी को रीअरेंज करके लिख दिया। तो अगर इसी को मैं रीअरेंज करूं, आर की वैल्यू क्या निकल के आती है, 5/2 v स्क्वायर बाय एफ। तो ये पहली वाली इक्वेशन, यानी ए इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, दिस इज द सेकंड इक्वेशन दैट विल बी फाउंड। तो r इज इक्वल टू 5/2 v स्क्वायर बाय एफ, इससे हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। r मीटर में होना चाहिए, r शुड बी इन मीटर। चले आगे, नोट कर लिया तो चलो, कमेंट कर दिया करो, नोट कर लिया, फिर आगे बढ़ू मैं। लैग आ रहा है क्या, मेरे पास ही लैग है क्या, नहीं है मेरे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द चैनल कैन बी कंप्यूटेड। एरिया कैसे निकाल सकते हो चैनल का, इट विल बी इक्वल टू डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी आपने पीछे निकाल रखी है, वेलोसिटी कंप्यूटेड, तो हमारा एरिया क्या होगा, डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी। और पेरीमीटर इज गिवन बाय व्हाट, पेरीमीटर इज गिवन बाय व्हाट, पेरीमीटर इज गिवन बाय 4.75 स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। पेरीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.75 स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, सो दिस विल बी अवर पेरीमीटर। देन फाइनली बेड स्लोप की इक्वेशन क्या है, फाइनली बेड स्लोप की इक्वेशन क्या है हमारी, फाइनली द इक्वेशन ऑफ द बेड स्लोप इज इक्वल टू f रेज टू द पावर 5/3 डिवाइड बाय 3340 q की पावर 1/6, q की पावर 1/6। तो दिस विल गिव द बेड स्लोप ऑफ द चैनल, ये आपको बेड स्लोप निकाल के दे देगा चैनल की। क्लियर, तो ये सारी इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है, ऑल दीज इक्वेशंस आर बीइंग टेकन प्रॉपर केयर। क्लियर है पूरी कहानी। नोट कर लिया सबने, अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये लिखा हुआ है कि आप सिल्ट फैक्टर की वैल्यू और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। पीछे क्या लिखा हुआ था, सिल्ट फैक्टर वाज इक्वल टू 1.76 स्क्वायर रूट ऑफ डी, वो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल था। आप सिल्ट फैक्टर को इस रिलेशनशिप से भी निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट सिल्ट फैक्टर एज 1.76 स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, D50। D50 का मतलब क्या होता है, साइज बिलो विच 50% ऑफ द पार्टिकल्स आर फाइनल, साइज बिलो विच 50% ऑफ द पार्टिकल्स आर फाइनल। ये साइज किस में होनी चाहिए, mm में होनी चाहिए। तो पीछे क्या था, पीछे लिखा था DMM, तो पीछे था एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल, अभी क्या लिखा हुआ है, वो साइज जिससे छोटे कितने होंगे, 50% पार्टिकल होंगे, तो साइज बिलो विच 50% ऑफ द पार्टिकल्स आर फाइनल। तो आप सिल्ट फैक्टर दो तरीकों से निकाल सकते हो, 1.76 स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज साइज, 1.76 स्क्वायर रूट ऑफ D50, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो, यू मे यूज एनी। क्लियर है,
रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलो आगे बढ़ते हैं. So we'll continue. Next point of reference. Now Lacey has also proposed the relationship to find the scout depth. Very important. बहुत ही important आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. रीजन बीइंग डायरेक्टली सवाल पूछता है इसके ऊपर. तो आप क्या कर सकते हैं, लेसीज थ्योरी की मदद से स्काउट डेप्थ भी निकाल सकते हो. स्काउट डेप्थ क्या होती है? स्काउट डेप्थ इज द मैक्सिमम डेप्थ इन द रिवर और द चैनल बेड अप टू विच द सॉइल विल बी इरोडेड और स्काउट फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द रिवर. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्काउट डेप्थ वो मैक्सिमम डेप्थ होती है रिवर के अंदर या चैनल के बेड में जहां तक सॉइल की क्या हो जाएगी, इरोजन हो जाएगी या स्काउरिंग हो जाएगी. और ये कहां से मेजर करते हैं? ये हम मेजर करते हैं फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ द वाटर इन द रिवर. तो इसको डायग्राम में दिखा भी रखा है, मैं फिर से हाईलाइट भी कर देता हूँ. इट इज बीइंग शोन इन द डायग्राम, हाउएवर आई एम हाईलाइटिंग दिस ऑल्सो. मैं इसको हाईलाइट भी करके दे रहा हूँ. सो दिस इज बीइंग टर्म्ड एज स्काउट डेप्थ. तो रेड कलर से जो मैंने मार्क करके दिया हुआ है ये हमारी स्काउट डेप्थ होती है. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज स्काउट डेप्थ. फिर से मैं इसको डिराइव करके दे सकता हूँ. आई कुड डिराइव दिस स्काउट डेप्थ, पर डेरिवेशन इनसेंसिबल बात होगी. डेरिवेशन विल बी हाईली इनसेंसिबल क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बहुत. इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि स्काउट डेप्थ एज गिवन बाय द लेसी, स्काउट डेप्थ एज गिवन बाय द लेसी इज इक्वल टू व्हाट? 1.357 Q की पावर 2/3 F की पावर 1/3. पर ध्यान रखना ये जो छोटा Q है, छोटे Q का मतलब है डिस्चार्ज. आगे क्या? छोटे Q का मतलब है टोटल डिस्चार्ज नहीं है. इट इज नॉट टोटल डिस्चार्ज, इट इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ. तो जहां पर मैंने छोटा Q लिखा हुआ है वो क्या है हमारा? वो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है. तो ध्यान रखना इस चीज का. तो ये जो छोटा Q लिखा हुआ है हमारा, कहां गया? दिस इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ. क्लियर है? तो हम लेसीज थ्योरी की मदद से स्काउट डेप्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये लेसीज थ्योरी के 3-4 इक्वेशन थे जो आपको ध्यान रखना है. मतलब सारा एक्सप्रेशन बेस्ड टॉपिक है पूरा. The entire topic is expression based. Derivation can be done. मैंने पूरा कोर्स करा रखा है इरिगेशन का, उसमें डेरिवेशन भी करा रखी है. In that case, the derivation is also being done. Clear? नोट कर लिया सबने? जी के लिए ये तो बहुत ऊंची क्लास है. बढ़िया, डिसाइड भी कर लिया जी के लिए ऊंची क्लास है या नीची क्लास है. हम हैं ही ऊंचे लोग ऊंची पसंद, तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद है हमारी. अब आप देख लो आपकी पसंद कैसी है. एफ का मतलब क्या होता है? सिल्ट वेक्टर होता है. कल डिस्कस किया था सिल्ट वेक्टर. तो जैसे कैनेडी ने सिल्ट के चार्ज को इंक्लूड कराने के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो को बताया था, वैसे ही कैनेडी ने सिल्ट के चार्ज को बताने के लिए यानी सिल्ट की साइज को रिपोर्ट करने के लिए सिल्ट फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर रखा है. क्लियर? तो सिल्ट फैक्टर कंसीडर द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स. वो कंसीडर करता है सिल्ट पार्टिकल्स के साइज को. चलो आगे बढ़ते हैं. द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस टू फॉर्म द लेसीज रिजीन थ्योरीज. टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, एफ और एफ दोनों है ना सर? एफ छोटा एफ ही तो है, और क्या है? छोटा एफ ही तो यूज किया हुआ है. हाँ, जहाँ कैपिटल एफ है वो भी एफ ही है. छोटा एफ ही तो यूज किया हुआ है, सेम है वो, फर्क नहीं है उसमें कुछ. ये चीज आपको और मेरे को पता है, जो टाइपिंग करता है उसको नहीं पता होती है सारी चीजें. उनके लिए छोटा एफ लिख दो, बड़ा एफ लिख दो, सब बराबर है. तो छोटा एफ बड़ा एफ सेम है, वो था सेम, कोई डिफरेंट बात नहीं. हाँ, छोटे क्यू और बड़े क्यू में जरूर फर्क है. बड़ा क्यू मतलब टोटल डिस्चार्ज है, छोटा क्यू मतलब क्या है? डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ है.
सो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस अभी बताई थी पीछे, तो 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होती हैं, देयर आर 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, तीनों इक्वेशन लिख के दी थी मैंने आपको, ऑल 3 इक्वेशंस आई हैव रिटन. Next, the regime channel carries a silt of median size 0.25 mm. The Lacy silt factor of the silt is Lacy silt factor 1.76 D in mm. So D in mm. So 1.76 D in mm. So 0.25. अरे एक बार ताली बजा दो इसके लिए, एम के सिंह के लिए एक बार ताली बजा दो. इसको एक्नॉलेज कर दो. हाँ हो गया. वो बेचारा फुटेज खाने आया, दे दो उसको फुटेज थोड़ी सी, जब तक बाकी के लोग कैलकुलेट करो. एक बार हंस दो इसके लिए, हंस दो, ताली बजा दो, खुश हो जाएगा वो. कितना पढ़ना है? इतना सा पढ़ना है बस, बस इतना सा पढ़ना है. सो इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच. हो गया अब तुम्हारा? देखो ताली बजा दी बाबूलाल ने. चलो हो गया. कितना आ रहा है? पंचम 0.88 आ रहा है. दुर्गा का भी 0.88 आ रहा है. सो 0.88, so 0.88, so it comes out to be 0.88. तो silt factor comes out to be 0.88. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next, a channel designed by the Lacy's theory has a mean velocity of 1.1 meter per second. The silt factor is 1.1. The hydraulic mean radius will be. The hydraulic mean radius will be. निकाल सकते हैं. Velocity, silt factor और hydraulic mean radius, इसके बीच में रिलेशनशिप. So velocity, silt factor और hydraulic mean radius के बीच में रिलेशनशिप. So we are known to the fact. क्या रिलेशनशिप है? तो velocity के बीच में रिलेशनशिप चाहिए और silt factor के सबसे पहली इक्वेशन बताई थी. The first equation that we discussed was this only. सबसे पहली वाली इक्वेशन. तो velocity कितनी होती है? Square root of 2/5 square root of fr. So this is equal to 1.1 square root of 2/5 square root of 1.1 into r. तो r कैलकुलेट करके निकाल लो. कैलकुलेट कीजिए कितनी आ रही है. सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट. हाँ सही है दुर्गा शंकर, यही इक्वेशन लिखी हुई है. द सेम इक्वेशन यू हैव रिटन. तो r इज इक्वल टू 5/2 v स्क्वायर बाय f. सही है. सो 2.75 मीटर. 2.75 मीटर एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? A stable channel is to be designed for a discharge of q meter cube per second with a silt factor f as per Lacy's method. The mean velocity ये भी निकाल के बताई थी पीछे. mean velocity कितनी होती है? So v is equal to qf square by 140 raised to the power 1/6. So qf square by 140 answer is a. So answer हमारा ये. So answer comes out to be. सही है मयूर, दुर्गा, absolutely correct. चलो next. The velocity of the flow through the channel if the mean diameter of the soil particle is 0.5 mm होगा and discharge is 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड. अच्छा, डिस्चार्ज है 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड. क्या पूछा हुआ? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो. अभी पीछे वाले रिलेशनशिप के ऊपर था. सो दिस इज इक्वल टू QF स्क्वायर. So this is equal to QF square by 140 raised to the power 1/6 और F कितना होता है? 1.76 square root of D in mm. तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 60 इंटू 1.76 स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 का होल स्क्वायर बाय 140 रेज टू द पावर 1/6. कैलकुलेट कर लो वेलोसिटी. पार्थ यहाँ पे भी आ गया. चलो बहुत बढ़िया.
वो चला गया, हो गया, उसको पता चल गया। मनीष तिवारी, पार्थ मनीष तिवारी को बता देना कितना पढ़ रहा है। वो बोल रहा था ये हाई लेवल का है बहुत, तो कितना पढ़ना है तुम उसको बता देना। सारी क्लासें लगाते हो तो मैंने तो बोला इतना सा पढ़ना है, अब तुम देख लेना, बता देना अपने हिसाब से कितना पढ़ना है उसको। 0.9 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 0.93 ले ले। 0.9 आ रहा है सबका, ये पार्थ बोल रहा है 0.94 आ रहा है, 0.93 आ रहा है। हो सर, मैं ये पार्थ से पूछो, पार्थ बता देगा तुम्हें कितना पढ़ना है। So it comes down to be 0.94, so 0.94 मीटर पर सेकेंड, 0.9005 आ रही है, so 0.9005। क्लियर सवाल? चलिए आगे। आ रहा है स्क्वायर नहीं किया था, अरे यार। So 0.93, so 0.93। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। Consider the following statement regarding the design of the channel by Lacey and Kennedy. Design of the channel by Lacey and Kennedy, दोनों थ्योरी को इकट्ठा कर लिया एक साथ। The theoretical concept of silt transportation is same in both the theories. जो theoretical concept है silt transportation का, वो same है दोनों theories के अंदर। theoretical concept की बात कर रहा है, यानी जो silt की transportation है वो कौन करता है, एडीज करता है, ठीक है। Lacey improved upon the Kennedy's formula, ठीक है, ये बात भी सही है। There are no defects in either of the theory, ऐसी कोई थ्योरी नहीं जिसमें डिफेक्ट नहीं हो, कोई ऐसी कोई थ्योरी नहीं जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो, दोनों में डिफेक्ट है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सेम कैसे है, उसमें बॉटम से लिया है लेसी ने, ऑल अराउंड द पेरीमीटर लिया है। हाँ तो एडीज कहाँ डेवलप हुई हैं वो अलग अलग है ना, पर सवाल ने क्या बोला है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ सिल्ट ट्रांसपोर्टेशन तो वही है ना। कहने का मतलब यह है कि जो भी सिल्ट एंटर करेगी कैनाल के अंदर, उतनी ही सिल्ट कैनाल से बाहर जानी चाहिए। वो तो दोनों के अंदर मैकेनिज्म अलग अलग बताई है कि जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर है, लेसी ने बोला कि बॉटम से आती है, कैनेडी ने बोला कि बॉटम से भी आती है और स्लोप से भी आती है, पर जो सिल्ट ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट है वो तो सेम ही है ना, कि जितनी सिल्ट एंटर करेगी उतनी सिल्ट बाहर जाएगी। तो जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो सेम है, दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग है। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज मास कंजर्वेशन। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। So next of the point of discussion is lining of canal. Again very interesting topic, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही यूजफुल चीज भी है, इंटरेस्टिंग भी है साथ में यूजफुल भी है, दोनों चीजें ही हैं इसके अंदर। अब क्या है बाय लाइनिंग ऑफ द कैनाल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दैट द अर्दन सरफेस ऑफ द चैनल इज लाइंड विद अ स्टेबल लाइनिंग सरफेस। तो लाइनिंग ऑफ कैनाल का मतलब ये है कि जो अर्दन सरफेस है आपके कैनाल का, आपने कैनाल बना रखा है किसके अंदर, नेचुरल मीडियम के अंदर, इसकी जो कैनाल की सरफेस है यानी जो पेरीमीटर है उसको आपने लाइन कर रखा है किसके साथ, एस्फाल्ट के साथ, ब्रिक के साथ या कंक्रीट के टाइल के साथ। इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, लाइनिंग बोल देते हैं। तो आपने किसी स्टेबल मटेरियल के साथ इसको लाइन कर रखा है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लाइनिंग अडॉप्टेड, जैसे भी आपने लाइनिंग को अडॉप्ट किया उसके हिसाब से सीपेज लॉस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कितने, 2 से 3% सीपेज लॉस कम हो जाती है। अब सीपेज लॉस तो एडवांटेज है ही लाइनिंग का, इसके अलावा भी खूब सारे एडवांटेज है।
तो सीपेज लॉस तो एडवांटेज है ही, इसके अलावा भी खूब सारे एडवांटेज है। अब कौन कौन से एक एक करके उठाते हैं। तो पहला एडवांटेज सीपेज कंट्रोल बता दिया। अब सीपेज कंट्रोल कितना होता है ये डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर, किस मटेरियल से आप लाइनिंग कर रहे हो। मैंने कुछ डाटा दिया हुआ है आपको, मैंने कुछ डाटा दिया हुआ है कि अगर आप इस पर्टिकुलर मटेरियल से लाइनिंग करते हो तो सीपेज पे कितना कंट्रोल होता है। तो सीमेंट मोटार लगाया, इनिशियल रेट ऑफ सीपेज कितनी है, फाइनल रेट ऑफ सीपेज कितनी है। आपने सीमेंट मोटार लगाया ब्रिक बेलास्ट के साथ, आपने सीमेंट लाइन कंक्रीट लगाया, तो इनिशियल सीपेज कितनी है, फाइनल सीपेज कितनी है। तो जो सीपेज है वो डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर, किस मटेरियल के साथ आप लाइनिंग कर रहे हो। इट विल डिपेंड अपॉन द मटेरियल विद विच द लाइनिंग इज बीइंग कैरिड आउट, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, लाइनिंग कर रहे हैं। क्लियर चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। तो पहला फायदा तो क्या है लाइनिंग का, व्हाट द फर्स्ट एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या निकल के आता है लाइनिंग का, भैया सीपेज कम हो जाती है, सीपेज इज रिड्यूस्ड। अब और क्या क्या फायदे, व्हाट आर द अदर एडवांटेजेस, खूब सारे फायदे। पहला, प्रिवेंशन ऑफ द वाटर लॉगिंग। अगर अनकंट्रोल्ड सीपेज होती है तो वाटर टेबल लेवल राइज कर जाती है, वाटर टेबल लेवल राइज कर जाती है, इट लीड्स टू द वाटर लॉगिंग। तो लाइनिंग से क्या होता है, वाटर लॉगिंग बचती है। जब आप लाइनिंग करते हो, लाइनिंग की जाती है किसी न किसी स्टेबल मटेरियल से, उसकी रफनेस कंपैरेटिवली अर्दन मटेरियल से यानी हमारी जो सॉइल है उससे कम होती है। इसका मतलब फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है तो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी आपके कैनाल की बढ़ जाएगी। तो सीपेज लॉस कम होगा, वाटर लॉगिंग बचेगी और डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अलग अलग मटेरियल की जो रफनेस है यानी जो मैनिंग्स कांस्टेंट है वो आपको अलग से दे रखा है। अलग अलग मटेरियल का जो रफनेस है या जो मैनिंग्स कांस्टेंट है वो आपको सेपरेटली दे रखा है। मेरे हिसाब से आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर ये वैल्यूज डायरेक्टली गिवन होगी, तो आपको अज्यूम नहीं करनी पड़ेगी, पर फिर भी आपकी जानकारी के लिए द वैल्यू ऑफ एन, एन बोले तो क्या है, मैनिंग्स कांस्टेंट या मैनिंग्स कोफिशिएंट या रुगोस्की कोफिशिएंट इज गिवन टू यू। ये डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, फ्रिक्शन के ऊपर, और फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रफनेस के ऊपर। तो जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतनी ज्यादा एन की वैल्यू होगी, मोर इज द वैल्यू ऑफ द एन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या फायदा है लाइनिंग का, इट इंक्रीजेस द कमांड एरिया। अगर आपने लाइनिंग करी, अगर आपने लाइनिंग करी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सीपेज कम हुआ, सीपेज कम हुआ इसका मतलब ज्यादा पानी मेरा कहां तक पहुंचा, फील्ड तक पहुंचा। अगर ज्यादा पानी मेरा फील्ड तक पहुंचा इसका मतलब ज्यादा एरिया क्या कर सकते हो आप, ज्यादा एरिया क्या आप इरिगेशन कर सकते हो, तो कल्चरेबल कमांड एरिया क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। सो इट विल इंक्रीज द कमांड एरिया। क्लियर, तो ये एडवांटेज है, इट इज एडवांटेज ऑफ दिस। वाटर लॉगिंग नहीं होगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगा वो तो भाई बहुत पहले बता दिया। तुम्हारा नेट धीरे चल रहा है क्या, कि मेरा नेट धीरे चल रहा है, वो तो दूसरा पॉइंट था खत्म हो गया, वो तो काफी पहले ही, काफी पहले खत्म हो गया वो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ द फ्लड, नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ द फ्लड। अब क्या है, एन अनलाइंड कैनाल फाउंडेड ऑन द वीकर फाउंडेशन ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू फेल। अगर एक अनलाइंड कैनाल होगा जो वीक फाउंडेशन के ऊपर बना हुआ है, इसमें हमेशा टेंडेंसी होती है फेल होने की, और फ्लड कॉज कर देता है नियर बाय फील्ड के अंदर। तो अगर आपने लाइनिंग करी, अगर आपने लाइनिंग करी तो टेंडेंसी ऑफ फ्लड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, द टेंडेंसी ऑफ द फ्लड रिड्यूसेस। क्लियर, चलो नेक्स्ट ऑफ द एडवांटेज ऑफ लाइनिंग, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो माइनर रिपेयर्स होते हैं, जो पीरियोडिक रिमूवल होती है सिल्ट की, जो रिमूवल होती है वीड्स की या वाटर प्लांट्स की, वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाती है। तो एडवांटेज है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, द मेंटेनेंस कॉस्ट विल रिड्यूस। तो ये फायदा है, तो बहुत सारे फायदे हैं लाइनिंग के। So there are several advantages of lining.
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन क्या है लाइनिंग का। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि भाई जब आप लाइनिंग कर तो रहे हो, इतने सारे फायदे भी लाइनिंग के, पर लाइनिंग करने के लिए आपको परमिशन तभी मिलेगी जब आप उसको फाइनेंशियली क्या करो, जस्टिफाई कर पाओ। कहने का मतलब लाइनिंग की कॉस्ट भी तो है, तो जब तक मेरा बेनिफिट ज्यादा नहीं निकल के आ जाए कॉस्ट से, तब तक लाइनिंग नहीं की जाती। कब? अगर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट है। पर अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, भले ही उसमें कुछ बेनिफिट नहीं निकल के आ रहा, अगर उसमें सोसाइटी का फायदा हो रहा है तभी लाइनिंग कर दी जाती है। मैंने दोनों बातें बता दी है कि अगर आप प्राइवेटली बात करोगे मतलब जो प्राइवेट कंपनीज है वो तभी आपको लाइनिंग करके देगी जब वो फाइनेंशियली वायबल होगा मतलब जो उनकी कॉस्टिंग है वो रिकवर हो रही होगी। पर अगर इसमें सोशल एंगल भी डाल दोगे, और सोशल एंगल डाल दी, जैसे एग्जांपल वाटर लॉगिंग हुई तो उससे आसपास के एरिया में डिजीज स्प्रेड होने लग गई, मॉस्किटो ब्रीड करने लग गए, उससे लोगों की जान गई। अब उससे लोगों की जान गई, अगर आपने लाइनिंग करी तो ये सब नहीं होगा, क्या इसकी कोई कॉस्ट है? क्या इसको आप लिख सकते हो क्या मेरा फायदा हुआ कि 10 लोगों की जान नहीं गई? अब इसको आप मैथमेटिकली कभी लिख नहीं पाओगे। तो अगर ये चीज भी मिल रही है, सरकार तब भी क्या कर देगी, लाइनिंग कर देगी। तो उस केस में फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं देखी जाती है। तो जहां पे सोशल एंगल आ जाता है वहां पर भी ये काम करते ही जाते हैं। और मैंने फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन बताया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल जो फर्म्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैसे करते हैं इसकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन? जो एक्सपेंडिचर है लाइनिंग के ऊपर और जो एनुअल बेनिफिट है वो क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो जो मेरा कॉस्ट है और जो बेनिफिट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1, वो 1 से ज्यादा निकल के आना चाहिए। अब एनुअल बेनिफिट कहां से निकल के आएगा? पहला, जो पानी आपने सीपेज होने से बचाया इसको आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। जो पानी आपने सीप होने से बचाया इसको मैं बेच सकता हूँ, वहां से क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जो इरिगेशन वाटर की रेट है वो मैंने मान ली, इरिगेशन वाटर की रेट है वो मैंने मान ली R1 रुपीज, सपोज R पर क्यूमेक। आपने कितना पानी बचाया, X क्यूमेक को पानी बचा दिया, तो इसका मतलब आपकी टोटल रेवेन्यू कितनी हो जाएगी, आपकी टोटल रेवेन्यू हो जाएगी X इंटू R1 रुपीज। तो X इंटू R1 रुपीज ये आपने पानी बेच के कमा लिया। क्लियर? उल्टा हो गया, क्या उल्टा हो गया, कुछ उल्टा लिख दिया क्या? रेट ऑफ इरिगेशन वाटर भी क्या उल्टा हो गया भाई? अच्छा ये उल्टा हो गया, ठीक है। ये बोल रहे हो, सो बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो, ठीक है। तो in some dry area unlined use like Rajasthan unlined canal help in water table rise। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो लेस देन इक्वल टू 1, बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा ठीक है। तो एनुअल बेनिफिट निकाला किससे? तो पहला कंपोनेंट बेनिफिट का निकल के आया, हमारे जो एडिशनल वाटर है उसको हमने बेच के निकाल लिया। नेक्स्ट और बेनिफिट क्या हुई थी, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई थी। तो लेट अस सपोज जो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट है अनलाइंड कैनाल की वो है R2 रुपीज। लाइनिंग करने से आपने कितनी सेविंग कर ली, Y% की सेविंग कर ली। तो टोटल एनुअल बेनिफिट कितना हुआ, जो आपने पानी बेच के कमाया और जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। द मेंटेनेंस कॉस्ट विच इज रिड्यूस। तो ये दोनों चीजें हमने कैसे लिख दी है, ये दोनों चीजें हमने मॉनेटरी टर्म में लिख दी है। और साथ में और क्या है, सोशल एस्पेक्ट भी है। और सोशल एस्पेक्ट को कैसे नहीं लिख पाओगे, लोगों को बीमारियां नहीं हुई, तो लाइनिंग करने से वाटर लॉगिंग नहीं हुई, वाटर लॉगिंग से लोगों को बीमारियां नहीं हुई, उनकी डेथ नहीं हुई। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ मॉनेटरी टर्म में? इट कैन नॉट बी रिटन इन मॉनेटरी टर्म। तो वो चीज यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड हियर। तो यहाँ पे जहां पर पैसा इन्वॉल्व है बस वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। क्लियर बात? अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। नाउ विल टॉक अबाउट द कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग क्या है? तो लेट सपोज जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द लाइनिंग इज C रुपीज और जो लाइनिंग की जो लाइफ है वो N ईयर्स है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नॉट पॉसिबल।
तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ₹C है और जो लाइफ है हमारी लाइनिंग की N ईयर्स है। तो इसका मतलब जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो कितना निकल के आ जाएगा, जो एनुअल डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा वो होगा C/N रुपीज पर ईयर। क्लियर चीज। तो टोटल कॉस्ट लाइनिंग की ₹C और जो टोटल लाइफ है लाइनिंग की वो है N ईयर्स। तो जो एनुअल डेप्रिसिएशन होगी ये कितनी हो जाएगी, C/N रुपीज पर ईयर। अब लेट सपोज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारी R% है। तो जो पैसा आपने लगाया लाइनिंग बनाने के लिए उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, जो पैसा आपने लगाया लाइनिंग बनाने के लिए उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, वो भी कैलकुलेट किया। कैसे, पहले साल कितने अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिला, जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी C, तो C का R% ये आपका इंटरेस्ट खो गया, तो ये आपकी कॉस्ट है, ये इंटरेस्ट आपको नहीं मिला, इसका मतलब ये आपकी कॉस्टिंग है। अब अगले साल की बात करूं तो अगले साल डेप्रिसिएशन हो जाएगी हमारी C/N, तो कितनी इन्वेस्टमेंट बच जाएगी आपकी, C माइनस C/N आपकी इन्वेस्टमेंट बच गई। आपने इसके ऊपर भी क्या लगा दिया, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाया जो आपको नहीं मिला, तो ये आपकी कॉस्टिंग हुई, दिस इज योर कॉस्टिंग। इसी तरीके से जो इंटरेस्ट आप लूज करते गए हर साल, जो इंटरेस्ट आप लूज करते गए हर साल वो मैंने लिख दिया है, द इंटरेस्ट विच इज बीइंग लॉस्ट बाय अस एवरी ईयर दैट इज बीइंग मेंशन्ड। मैंने पहले साल का जो इंटरेस्ट लॉस किया और जो आखिरी साल का इंटरेस्ट लॉस किया ये निकाल लिया, जबकि इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, तो मैं इंटरेस्ट कितनी मान लूंगा, तो एवरेज इंटरेस्ट विच इज बीइंग लॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, मैंने पहली वैल्यू उठाई आखिरी वैल्यू उठाई डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो एवरेज जो लॉस हुआ इंटरेस्ट का मैंने वो कैलकुलेट कर लिया, एवरेज जो लॉस हुआ मेरे इंटरेस्ट का मैंने वो कैलकुलेट कर लिया। इट कम्स आउट टू बी व्हाट, CR/100 इंटू 1 + 1/n का हाफ। क्लियर चीज। नाउ 1 + 1/n मैं लिख सकता हूं 1 + 1/n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, क्योंकि n की वैल्यू बहुत बड़ी है। सो 1 + 1/n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या निकल के आ जाती है, 1 निकल के आ जाती है। तो उसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई, CR/100 इंटू 1/2। तो एक तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है और एक मेरी जो एवरेज इंटरेस्ट जो मैंने लूज करी इसको जोड़ दिया, ये टोटल कॉस्ट आ गई। तो अब आप क्या निकाल लो, बेनिफिट और कॉस्ट रेशियो निकाल लो या कॉस्ट और बेनिफिट रेशियो निकाल लो, तो दोनों में से कोई एक चीज कैलकुलेट कर लो। पार्थ इसको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दो। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या, और द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डिजाइनिंग ऑफ द लाइन कैनाल। अब डिजाइनिंग कर रहे हैं किसकी, लाइन कैनाल की, एज पर योर कोड। अब ये लेसी और कैनेडी थ्योरी नहीं है, ये किसको किसकी मदद से डिजाइन कर रहे हो आप, IS कोड की मदद से डिजाइन कर रहे हो। So next of the point of reference is designing of the lined canal as per our code। चलो देखते हैं, डिजाइनिंग करके खत्म करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो हमारे इरिगेशन कैनाल है ये इस तरीके से अलाइंड होने चाहिए कि आपको वेलोसिटी क्या मिले, यूनिफॉर्म मिले एट ऑल दी कंडीशंस। दूसरा, जो वाटर रीच करना चाहिए इरिगेटेड एरिया में वो एक एलिवेशन पे रीच करना चाहिए ताकि जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन हो वो यूनिफॉर्म हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो इरिगेशन कैनाल है इनकी अलाइनमेंट इस तरीके से होनी चाहिए दैट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज यूनिफॉर्म अंडर ऑल द कंडीशन एंड वाटर शुड रीच द इरिगेटेड एरिया एट एन एलिवेशन सच दैट इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इज अचीव्ड। जो हमारी फील्ड है उसमें पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी मिले, यूनिफॉर्म मिले या इवन मिले, कुछ भी बोल सकते हो। जनरली दो तरह के चैनल सेक्शन यूज किए जाते हैं, एक ट्रायंगुलर होता है और एक ट्रेपेजोइडल होता है। अगर डिस्चार्ज कंपैरेटिवली कम है आप ट्रायंगुलर चैनल यूज कर सकते हो, अगर डिस्चार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा है तो आप ट्रेपेजोइडल चैनल यूज कर सकते हो। तो दोनों में से कोई सी भी वैल्यू यूज कर सकते हो, ट्रायंगल भी और ट्रेपेजोइडल भी, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्चार्ज के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि लाइनिंग करने से हमें फायदा क्या मिला था, लाइनिंग करने से हमें फायदा मिला था कि डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी वाज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी, जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है फ्लो की, जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है फ्लो की उसको हम इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, हाउ इट इज बीइंग इंक्रीज। तो अगर मुझे डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है,
दिस इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया, वेलोसिटी को लिखा 1/n r रेज टू दी पावर 2/3 s रेज टू दी पावर हाफ, मैंने मैनिंग्स थ्योरी लगा दी। तो अगर मेरे को डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आर बढ़ाना पड़ेगा, तो डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्लियर है। और आर क्या होता है, रेशियो ऑफ वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको डिस्चार्ज बढ़ाना है तो आर बढ़ाना पड़ेगा, तो पेरीमीटर क्या करना पड़ेगा, तो आपको पेरीमीटर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब पेरीमीटर कैसे घटाते हैं, पेरीमीटर घटाने के लिए हम राउंडिंग कर देते हैं, किसकी, चैनल के बॉटम की और चैनल के कॉर्नर की। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेरीमीटर फॉर द गिवन एरिया, ताकि हम डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दें, हम चैनल का जो बॉटम है और जो चैनल की कॉर्नर है इसकी राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। वी कैरी आउट दी राउंडिंग ऑफ द कॉर्नर एंड चैनल बॉटम। अब कैसे करते हैं राउंडिंग ऑफ, इसका डायग्राम देख लो, ले लो डायग्राम बना हुआ है, तो ये राउंडिंग की हुई है, तो चैनल बॉटम को क्या कर दिया हमने, राउंड ऑफ कर दिया। तो इससे फायदा क्या मिला, इससे फायदा मिला पेरीमीटर कम हो गया, हाइड्रोलिक विंड डेप्थ ज्यादा निकल के आई, हाइड्रोलिक विंड जब ज्यादा निकल के आई तो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, इट कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। सो दिस इज दी वाटर लेवल, ये वाटर लेवल है, इसके ऊपर फ्री बोर्ड है, दिस इज द टॉप ऑफ द लाइनिंग, लाइनिंग की हुई है। डेप्थ ऑफ वाटर कितनी है भाई, सो दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर, तो ये हमारा डेप्थ है वाटर का, दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर। कांस्टेंट एरिया पेरीमीटर मिनिमम करके इकोनॉमिकल करते हैं ना, हाँ बिल्कुल इकोनॉमिकल करते हैं। आप इकोनॉमिकल बोल सकते हो या डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, दोनों में से कोई सी भी चीज बोल दो। नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लो, ये जो सिचुएशन है आपके सामने, इसमें एरिया ऑफ फ्लो क्या है, इसमें एरिया ऑफ फ्लो है कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जोड़ दो, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया प्लस दो ट्राइंगल का एरिया, ये आपको टोटल एरिया ऑफ फ्लो निकाल के दे देगा। अगर ये हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है, दिस इज 90 डिग्री, तो ए बी कितनी हो जाएगी, ए बी विल बी इक्वल टू वाई कॉट थीटा, लगाओ परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, तो वाई कॉट थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की आ जाएगी। तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा, एरिया निकालूंगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाउ मच, हाफ बेस इंटू हाइट, वाई कॉट थीटा इंटू वाई, कितनी एरिया है ऐसे, दो एरिया। नेक्स्ट मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है, सेक्टर का एरिया कैसे निकालूंगा, सेक्टर का एरिया निकालूंगा, एरिया है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई वाई स्क्वायर, आर की जगह वाई है। जब मेरा सेंट्रल एंगल कितना था, जब मेरा सेंट्रल एंगल था 2 पाई, अभी मेरा सेंट्रल एंगल क्या है 2 थीटा, तो ये मेरा टोटल एरिया आ गया, दिस इज माय टोटल एरिया। जरा कैलकुलेट करो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 कटा पाई कटा 2 कटा पाई कटा, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो एरिया कितनी आ गई, एरिया आ गई हमारी वाई स्क्वायर कॉट थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर कॉमन निकालिए, रिजल्ट क्या आ गया, थीटा प्लस कॉट थीटा। अब क्योंकि मैं इसको डिराइव करके दे सकता था फटाफट से, क्योंकि मैं इसको डिराइव करके दे सकता था, मैंने डिराइव करके दे दिया। पेरीमीटर क्यों कम करते हैं, अभी तो बताया भाई पीछे, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी डिपेंडेंट है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो के ऊपर, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फ्लो है रेशियो ऑफ एरिया बाय पेरीमीटर, एरिया फिक्स है हमारी, इसको चेंज नहीं कर सकते मीडियम की, तो पेरीमीटर को घटा दिया, तो जैसे ही पेरीमीटर घटाऊंगा आर बढ़ेगा, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पूरी तुम इतना भाई पीछे क्यों रहते हो तुम इतना, अभी पूरी कहानी पीछे बता के आया हूं। उसी तरीके से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं फ्लो की, पेरीमीटर ऑफ फ्लो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी ए बी प्लस डी, और ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क, तो ट्वाइस ऑफ वाई कॉट थीटा और लेंथ ऑफ आर्क है 2y थीटा। लाइनिंग की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, द कॉस्ट ऑफ द लाइनिंग विल आल्सो इंक्रीज, तो कॉस्ट ऑफ लाइनिंग क्या कर जाएगी, कम हो जाएगी। तो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ फ्लो। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगी, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो विल बी रेशियो ऑफ वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। ये क्या हुआ भाई, ओपन बोर्ड, so ratio of wetted area by wetted perimeter, तो ये हमारी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो है, इट कम्स आउट टू बी y/2, तो ये y/2 निकल के आ जाती है। तो अगर ट्रायंगुलर सेक्शन है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितना आ रहा है, y/2 आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है आपका, दिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव व्हिच इज बीइंग आस्क्ड। सो प्योर मैथमेटिकल एनालिसिस है।
चले आगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज व्हाट? अगला ऑप्शन जो अवेलेबल है वो क्या है? वो हमारे पास है ट्रेपेजोइडल सेक्शन का। ट्रेपेजोइडल सेक्शन कब यूज करते हैं? ट्रेपेजोइडल सेक्शन तब यूज करते हैं जब ज्यादा पानी कैरी करना हो, व्हेन डिस्चार्ज टू बी कैरीड इज मोर। अब ये ट्रेपेजोइडल सेक्शन जरा अगर क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, इफ यू विल क्लोजली ऑब्जर्व द ट्रेपेजोइडल सेक्शन, ये बस हमने क्या मॉडिफाई किया है? ये बस मैंने ट्रायंगुलर सेक्शन के अंदर क्या जोड़ दिया? जो मेरा पीछे ट्रायंगुलर चैनल था, देखो सेम वैसा ही ट्रायंगल, ये आधी आर्क बनी, ये आधी आर्क बनी, सेम वही ट्रायंगल। आपने बस कौन सा एरिया एडिशनली जोड़ दिया? विच एरिया इज एडिड एडिशनली? तो ट्रेपेजियम में बस ये रेक्टेंगल जो है बीच वाला, ये एडिशनल है, बाकी सारी कहानी पीछे वाली है। रेस्ट द इंटायर स्टोरी इज सेम। इसका मतलब जब मैं एरिया और पेरीमीटर निकालूंगा, पीछे वाले सेक्शन के अंदर बस एक चीज और जोड़ दूंगा। चेक करना जरा, क्या चेक करना? एरिया इज इक्वल टू वाई, एरिया इज इक्वल टू व्हाट? वाई स्क्वायर कॉट थीटा, वाई स्क्वायर थीटा। ये कौन सा एरिया है? बी इंटू वाई। ये एडिशनल एरिया कौन सी आ गई है? रेक्टेंगल की एरिया आ गई है। सो दिस इज एडिशनल एरिया। बॉटम को राउंडिंग करने से सिल्ट को इजीली निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल। बॉटम की राउंडिंग करने से सिल्ट को भी आसानी से निकाल सकते हैं, ये भी एडवांटेज है। तो क्लीनिंग करना आसान पड़ जाता है, क्लीनिंग इज कंपैरेटिवली इजियर। पेरीमीटर में क्या होगा? बस बी जुड़ जाएगी एडिशनल। तो जब आप पेरीमीटर निकालोगे तो एडिशनल क्या जुड़ जाएगी? बी जुड़ जाएगी। सो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो इज इक्वल टू वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर, ए बाय पी आ जाएगा। तो अगर आपको चैनल डिजाइन करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है? अगर आपको चैनल डिजाइन करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है? ये सेक्शन देख लो कौन सा है, ट्रायंगुलर सेक्शन है या ट्रेपेजोइडल सेक्शन है। दोनों में से कोई ना कोई एक सेक्शन यूज करेंगे। एनी वन ऑफ द टू सेक्शन विल बी यूज्ड। क्लियर? नाउ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, maximum velocity of the flow which is to be ensured in the canal will depend upon the material. मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो को क्यों इंश्योर किया जाता है? ताकि स्काउरिंग नहीं हो आपके कैनाल की, सो दैट द स्काउरिंग ऑफ द मटेरियल ऑफ द कैनाल डज नॉट टेक प्लेस। फिर से ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज लिमिटेड। जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो लिमिटेड है। तो स्काउरिंग को रोकने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो के ऊपर क्या लगा दी? कंडीशन लगा दी। तो कंडीशन लगा दी। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दी ओवरफ्लो फ्रॉम दी कैनाल। टॉप पे हमने क्या दिया था? एडिशनल वॉल्यूम दिया था। उस एडिशनल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? ये रहा, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड करके बताया है, दिस एडिशनल वॉल्यूम इज टर्म्ड एज व्हाट? यहां पर भी शेड कर दिया और इसको भी शेड कर दिया। तो ये जो एडिशनल वॉल्यूम दिया हुआ है टॉप पे, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं फ्री बोर्ड। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज फ्री बोर्ड। तो ओवरफ्लो बचाने के लिए आपने टॉप पे जो एडिशनल वॉल्यूम दी, उसे फ्री बोर्ड बोल दिया जाता है। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज फ्री बोर्ड ऑफ। तो लास्ट पॉइंट ये लिखा, अरे मनीष इस बार पहले बोल दिया, बहुत बढ़िया मनीष। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। ये हर रिजर्वोयर में दिया जाता है, दिस इज गिवन इन एवरी रिजर्वोयर। उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं? अभी देखो, एक सेकंड में बताता हूं उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं। ये लो, तुम देखो, एक सेकंड पहले बोल दिए, मेरी बात खत्म कहां हुई थी? ये लो, तो उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं किसके बिहाफ पे? डिस्चार्ज के बिहाफ पे। फ्री बोर्ड की वैल्यू दे रखी है आपको। तो अगर मेन और ब्रांच कैनाल है, डिस्चार्ज 10 मीटर क्यूब पर सेकंड से ज्यादा है, फ्री बोर्ड की वैल्यू 0.75 मीटर। ब्रांच कैनाल है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्चार्ज की वैल्यू 5 से 10 या 5 से 1 के बीच में, तो फ्री बोर्ड की वैल्यू 0.6 0.5। माइनर कैनाल है, डिस्चार्ज 1 मीटर क्यूब पर सेकंड से कम है, फ्री बोर्ड की वैल्यू 0.3। वाटर कोर्सेज है, डिस्चार्ज 0.06 से कम है, फ्री बोर्ड की वैल्यू 0.1 से लेकर 0.15। तो देखो, ऐसे डिसाइड करते हैं फ्री बोर्ड की वैल्यू। दिस इज हाउ द वैल्यू ऑफ फ्री बोर्ड इज डिसाइडेड। तुम सारी क्लास लगाते हो तब भी अभी तक भरोसा नहीं हुआ तुम्हें? कोई चीज नहीं छूटेगी, सब कुछ बता दूंगा। तुम तो सारी क्लास लगाते हो।
क्लियर है पूरी कहानी? चलो ये डिजाइनिंग खत्म कैनाल की, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इसके बाद दूसरी क्लास है, स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास करते हैं। चलो इन्वायरमेंटल कल से स्पेशल क्लास भी होगी भाई। अनाउंसमेंट नहीं सुनते हो क्या पूरी? अभी शुरू में अनाउंस करके आया हूँ ये भाई। यूट्यूब पे कल आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के PYQ स्टार्ट हो जाएंगे। स्पेशल क्लास में कल आपकी इन्वायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन। शैलेंद्र जानी है नहीं, उसको कल डोज मिल गई। आज ही शायद मेरे ख्याल से MK सिंह बन के आया था शैलेंद्र झा। वो MK सिंह शैलेंद्र झा ही था। इन्वायरमेंट पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, नहीं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, इतना सा पढ़ाऊंगा बस। इन्वायरमेंट इतना सा पढ़ा दूंगा बस।